Namaskar and welcome to the Monday edition of Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic news of the day. And today, friends, we shall also be taking calls from you on any queries that you may have on economic, business and stock market news. But please do remember that we do not address company-specific queries. Well, you may call us on the following numbers: 23314444, 23717106 and 23717117. And yes, if you're calling us from outside Delhi, please do not forget to add 011 as a prefix to these numbers. Well, I'm your anchor, Lalema Aneja Dang, and with me is my co-anchor in Hindi, Vishal Sharma. नमस्कार, मार्केट मंत्र में आप सभी का स्वागत। प्रतिदिन की तरह ताजा आर्थिक समाचार हम लेकर आप तक आए हैं। आज सोमवार है और कार्यक्रम में आपके सवाल भी लेंगे। आर्थिक, व्यापारिक और शेयर बाजार से जुड़े किसी भी विषय पर आप प्रश्न पूछ सकते हैं। यहां बता दें कि कार्यक्रम में किसी कंपनी विशेष या स्टॉक के बारे में जानकारी नहीं दी जाती है। प्रश्न पूछने के लिए आप इन नंबरों पर हमें फोन कर सकते हैं: 23314444, 23717106 और तीसरा नंबर है 23717117। हमारे दिल्ली से बाहर के श्रोता इन नंबरों से पहले 011 लगाना न भूलें। आज सवालों के जवाब देने और चर्चा के लिए हमारे साथ कार्यक्रम में स्टूडियो में आमंत्रित हैं आर्थिक विशेषज्ञ डॉक्टर यामिनी अग्रवाल। डॉक्टर यामिनी, नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत। नमस्कार, धन्यवाद। सबसे पहले हेडलाइंस के साथ हैं लालिमा अनेजा डैंग। Thank you, Vishal. Yes, the headlines first. Domestic stocks witnessed gains of around 0.5% amid mixed global cues. Sensex climbs to trade above 57,400 and rupee appreciates to trade below the 75 rupee per dollar mark. मिले जुले वैश्विक संकेतों के बीच प्रमुख घरेलू शेयर सूचकांक सेंसेक्स और निफ्टी में करीब 0.5% की तेजी। सेंसेक्स 57,400 से ऊपर हुआ बंद और रुपया मजबूत होकर $1 के मुकाबले 75 रुपए के स्तर से नीचे। शुरुआत शेयर बाजारों से करते हैं। वैश्विक शेयर बाजारों के मिले जुले संकेतों के बीच प्रमुख घरेलू शेयर सूचकांक सेंसेक्स और निफ्टी में आज करीब 0.5% की तेजी रही। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 0.52% की वृद्धि से 296 अंक बढ़कर 57,420 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 83 अंक बढ़कर 0.49% की वृद्धि से 17,086 पर पहुंच गया। व्यापक बाजार की बात करें तो व्यापक बाजार में बीएसई मिड कैप इंडेक्स 0.27% चढ़ा, जबकि स्मॉल कैप इंडेक्स में 0.52% की बढ़त दर्ज हुई। Right, we are now joined by Subhash Arora calling us from Delhi. जी सुभाष जी, please ask a question. मेरा क्वेश्चन है कि एक DHFL कंपनी है, उसके शेयर्स मेरे पास थे, बट वो अचानक इन्होंने एकदम बंद कर दिया उसमें ट्रेडिंग। तो उसका रीजन बताएंगे, मतलब कि क्यों ऐसे ये बंद कर देते हैं, जबकि उसको PEL कंपनी ने बाय भी कर लिया उस कंपनी को, बट जिन लोगों के पास इनके शेयर्स हैं तो उसका क्या होगा? जी देखिए, ट्रेडिंग किस स्पेसिफिक रीजन की वजह से बंद की जाती है। अगर कोई उसमें गड़बड़ देखी जाए या उसके ओवरऑल ट्रेड में कुछ गड़बड़ हो रही हो तो ट्रेडिंग को रोक दिया जाता है, खासतौर पे अगर वो सर्किट फिल्टर्स से ऊपर या नीचे हो। ट्रेडिंग आपके शेयर में क्यों रुकी है उसका पूरी तरीके से जानकारी नहीं है, पर कभी कभार शेयर्स डीलिस्ट भी हो जाते हैं, तब भी ट्रेडिंग जो है उस पर्टिकुलर शेयर में बंद हो जाती है। And Yamini, if the company is delisted, okay, we'll ask that later. We are now joined by Satish from Delhi. जी, Satish जी। हेलो जी सतीश, सवाल पूछिए अपना। सवाल ये है मैडम, जैसे जब बिटकॉइन जब स्टार्ट हुआ था वो 50 सेंट से स्टार्ट हुआ था, तो जैसे आप लोग जो एक्सपर्ट है, क्या आपको इसका आइडिया था कि भाई ये 43 लाख तक भी पहुंच जाएगा? तो अगर आपको आइडिया था तो आप लोगों ने क्या इन सब में आप लोगों ने इन्वेस्ट भी किया था कि भाई बिटकॉइन में, और वो ये बताइएगा मैडम। धन्यवाद जी। देखिए, क्रिप्टो करेंसी में निवेश करने पे अभी भी काफी हद तक जो है सतर्कता बरती जा रही है, और जो आरबीआई है उसने भी बैंकों को मना किया है उसमें ट्रेड करने के लिए।
बिटकॉइन में जो भी पैसे की वैल्यू बढ़ रही है उसका मानना यह है कि वो ट्रेडिंग की वजह से बढ़ रही है, और जितनी जितनी उसकी मान्यता बढ़ती जाएगी, लोगों के अंदर उसकी एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ती जाएगी, वो वैसे वैसे उसके वैल्यू बढ़ती जाएगी। पर किसी भी दिन अगर उसकी मान्यता बंद हो जाती है तो उसका आपको कोई भी रिटर्न नहीं मिलेगा और उसकी कोई इंट्रिंसिक वर्थ नहीं होती, क्योंकि इसका कोई इशूअर नहीं होता। Right. Bitcoin has actually stirred a lot of anxiety among investors. Atanu Shah from Kolkata. Yes. Ji. Hello. Hello. Atanu Shah. Yes. Ji, Kolkata se. Atanu Shah from Kolkata. Happy Christmas Eve week to everybody. Thank you. Sir. Thank you. Thank you to everybody, sir. And my first question is, what is wealth? My second, what is wealth as an individual and as a country? My third question, how individual wealth create our country wealthy? Please mention as an example United States and our country India. Thank you. जो भी आपका पैसा स्टोर्ड वैल्यू में होता है उसे वेल्थ कहते हैं। अगर आप जैसे आपका बिल्डिंग्स हो गई, लैंड हो गई, आपके प्रॉपर्टीज हो गई, कार हो गई, इस सब को आप अपनी वेल्थ कहते हैं। अगर एक इंडिविजुअल लेवल पे देखें तो वेल्थ आपकी कार हो गया, घर की प्रॉपर्टी हो गई, गोल्ड ज्वेलरी हो गई, ये सब वेल्थ के अंदर आएंगे, जिसको आप ट्रांसफर भी कर सकते हैं। अगर आप देश की बात करें तो जो इंडिविजुअल जो देश में खास तौर पे जो सरकार होती है वो क्या क्या ओन करती है, कितना ओन करती है, और जो उसके इंडिविजुअल्स ओन करते हैं उसको मिला करके वो एक देश की वेल्थ माना जाता है। इंडिविजुअल प्रोस्पेरिटी जो है वो कंट्री की प्रोस्पेरिटी को कंट्रीब्यूट करती है, पर अगर सिर्फ इंडिविजुअल प्रोस्पेरिटी हो और गवर्नमेंट प्रोस्पेरिटी ना हो, जिसे हम कहते हैं देश की प्रोस्पेरिटी ना हो, तो उसमें अंतर आता है। जी, मुंबई से शांति पटेल सवाल पूछना चाहते हैं। हेलो। हाँ, मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है, आप सवाल पूछिए। हाँ, आई वांटेड टू गिव वन क्लैरिफिकेशन रिगार्डिंग दिस DSFL, पूछ रहे थे डी-लिस्टिंग सेट्स के बारे में। तो वो कंपनी क्या है कि कंपनी लॉ बोर्ड ने जो स्कीम थी उसके अंदर पिरामिड एंटरप्राइज ने टेक ओवर कर दिया है। तो स्कीम के अंदर जिसके पास शेयर थे उसकी वैल्यू 0 हो गई है, इसलिए उसको बॉम्बे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने अपने लिस्ट में से निकाल दिया है। तो अभी उसका कोई वैल्यू नहीं है। जी जी जी, दिस इज व्हाट द क्लैरिफिकेशन फॉर दैट कंपनी इज कंसर्न। राइट, थैंक यू जी। We are now joined by KK Sehgal from Kolkata. जी, हेलो। जी, KK सहगल जी, सवाल पूछिए अपना। लगता है हमारा संपर्क इनसे नहीं हो पा रहा है। अब हम बात सेंसेक्स की कर रहे थे। जी, the Sensex and the Nifty today gained around 0.5%. Both stocks gained amid mixed cues from the global equity markets. The BSE Sensex rose 296 points or 0.52% to trade at 57,420. The NSE Nifty also added 83 points or 0.49% to trade at 17,086. In the broader market at BSE, the mid-cap climbed 0.27% and the small-cap index surged 0.52%. In the Sensex SPAC, shares of 24 companies climbed while 6 fell. Tech Mahindra was the top gainer as it climbed 3.6%, while Indus Ind was the top loser, which fell 0.6%. In sectoral indices, 15 out of 19 sectors gained. Healthcare gained the most as it rose 1.4%, while metal lost the most as it slipped 0.4%. The overall breadth of the BSE trade was positive as shares of 2,091 companies gained, while 1,389 fell. Shares of 140 companies remained unchanged. Well, we are now joined. Okay, before we go any further, let's go in for a short break. Please stay tuned, friends. We'll be back very soon.
बड़े भैया इस कहावत को जरा एक्सप्लेन तो करिए कि आंख झपक जाए और अवसर बीत जाए। अरे छोटे, मतलब ये कि अगर आप निवेश करने के बाद उसे भूल जाएंगे तो उसे बेहतर बनाने के मौके आके चले जाएंगे। वो तो ये बात है। हाँ छोटे, निवेश के बाद उस पर निगरानी रखिए, आंखें मूंद कर सोते मत रहिए। छोटे, भारत के सबसे बड़े स्टॉक एक्सचेंज NSE द्वारा निवेशकों के हित में जारी। सोचकर समझकर इन्वेस्ट कर। जी, मार्केट मंत्र में एक बार फिर आप सभी का स्वागत। और अब हम रुपए के प्रदर्शन पर नजर डाल लेते हैं। अंतरबैंक विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार में रुपया आज 2 पैसे की मामूली मजबूती से $1 के मुकाबले 74 रुपए 99 पैसे के स्तर पर बंद हुआ। हमारे साथ फोन लाइन पर जालंधर से मनोज जी जुड़ गए हैं अपने सवाल के साथ। हेलो। हाँ सर, नमस्कार। जी नमस्कार मनोज जी, सवाल पूछिए। सर मेरा 2 सवाल है जी। एक पहला सवाल है, सरकार ने गोल्ड पर इंपोर्ट ड्यूटी कुछ कम की है जी। तो अभी प्राइस इसका गोल्ड का कब तक कम होने का है और कब तक इसमें SGB ले सकते हैं? दूसरा ये जी सरकार ने एक और अपना गवर्नमेंट इसका कुछ बॉन्ड इश्यू करने का लॉन्च किया था मोदी जी ने। वो कब तक आने का है सर, जैसे म्यूचुअल फंड जैसा? जी देखिए, जो आपका पहला सवाल है गोल्ड को लेकर के, गोल्ड की प्राइसेस में अभी स्टेबिलिटी रहेगी या ऊंचाई ही रहेगी, क्योंकि अभी जो अनिश्चितता है ओमिक्रॉन को लेकर के, उसके तहत ज्यादातर इन्वेस्टमेंट अभी गोल्ड में ही जा सकती है, क्योंकि बहुत सारे एवेन्यूज जिसमें अगर आप स्टॉक मार्केट्स कहें या रियल एस्टेट करें तो वो इतने नहीं दिखते लोगों के लिए। स्टॉक मार्केट्स पहले ही बहुत ऊंचाई पर हैं और रियल एस्टेट में ज्यादा पिकअप नहीं है, तो लोग गोल्ड में निवेश करेंगे। जहां तक गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की आपने बात की, वहां पे गवर्नमेंट ने जो सिक्योरिटीज है वो रिटेल लेवल पे ऑफर करनी शुरू कर दी है। तो आप जो है वो देख सकते हैं कि वो सिक्योरिटीज रिटेल लेवल पे जब आएंगी तब आप उन्हें खरीद सकें। We are now joined by Jitendra calling us from Jaipur. जी जितेंद्र जी, सवाल पूछिए। हाँ, मेरा 2 प्रश्न है। एक तो एक सप्ताह के बाद जो संडे को न्यूज आता है कि फॉरेन इन्वेस्टर ने इतना 1000 करोड़ रुपया कैपिटल मार्केट से निकाल कर ऋण बाजार में इतना डाला, तो ये कैपिटल मार्केट से निकाल के ऋण बाजार क्या होता है मैडम? और दूसरा कि आज की सिचुएशन में क्या PSU सेक्टर में नया इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है? जी देखिए, FIIs ने जो निवेश करते हैं वो एक स्टॉक मार्केट्स में करते हैं और बाकी कंपनीज में या रियल एस्टेट या जो रियल असेट्स होते हैं उनके अंदर निवेश कर सकते हैं। तो जब वो स्टॉक मार्केट्स में निवेश करते हैं तो उसे हॉट मनी कहते हैं और स्टॉक मार्केट के अंदर निवेश कहते हैं। जब वो प्रॉपर्टी मार्केट्स या गोल्ड या कमोडिटीज के अंदर निवेश करते हैं तो उन्हें रियल एसेट निवेश कहते हैं। जहां तक PSU सेक्टर की बात है, PSU सेक्टर्स में काफी ऐसी कंपनियां हैं जो अच्छा कर रही हैं और उनकी प्राइसेस भी अच्छा रिटर्न ऑफर कर रही हैं। वो डिविडेंड अर्निंग शेयर्स भी हैं जिनमें आप निवेश कर सकते हैं। राइट, वी आर नाउ जॉइन्ड बाय गुरुनाथ जी इज कॉलिंग अस फ्रॉम थाने। जी मैम, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग जी। हाँ जी, एमिनी मैम को भी नमस्कार। जी नमस्कार मैम, मेरा क्वेश्चन है मैम, ये जो अपना आर्थिक बजट अभी आने वाला है सर, मैडम ये आर्थिक बजट आता है तो मैडम ये 21-22 लाख करोड़ का होता है। तो मैम ये जो फिजिकल डिफिसिट ये कभी कोई बढ़ता है तो मैडम ये जो रिकवर जितना जो गवर्नमेंट ने फिक्स किया हुआ है मैडम वो इतना पैसा रेवेन्यू के रूप में आ जाता है या ये प्रोजेक्ट के ऊपर या इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर गवर्नमेंट का कुछ ज्यादा पैसा खर्चा हो जाता है इसलिए फिजिकल डिफिसिट बढ़ता है? और ये जो टैक्स का इसमें मतलब कितना मतलब क्या रोल है, कैसे ध्यान रखते हैं? जी देखिए, जो बजट होता है वो सरकार का रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर बताता है। रेवेन्यू में आपके टैक्स सोर्सेज आते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव सोर्सेज आते हैं और नॉन एडमिनिस्ट्रेटिव रिसीट्स आती हैं और कैपिटल रिसीट्स आती हैं। उनको हम जो है रेवेन्यू में कहते हैं। एक्सपेंडिचर्स में आपके जितने भी सरकारी खर्चे होते हैं वो आते हैं। जब आपका एक्सपेंडिचर रेवेन्यू से ज्यादा होता है तो उसे फिस्कल डेफिसिट कहते हैं, सरकार का जो है डेफिसिट। और वो जो डेफिसिट होता है वो सरकार लोन्स के द्वारा
डोमेस्टिक मार्केट में या इंटरनेशनल मार्केट में लोन उठा करके करती है या पैसा प्रिंट करके उसे पूरा करती है। जी, पंकज गोयल मुंबई से हैं। हेलो जी। Good evening, Yamini ji, and to all judges. Good evening. I have two questions. One is about rupee versus dollar value. Why rupee always goes on depreciating against dollar? Though we have so much of foreign reserve, we have a gold reserve also, and some very small countries which are very small, then also their value is higher compared to dollar. And second thing is about oil sector shares. Like all our public PSUs, still their shares are not though petrol value is going up higher, but as investors, our share value doesn't goes up so much. Government has decided to privatize also. Still share value of that particular company which government decided is not going up, it's just going on dropping. जी देखिए, रुपए वर्सेस डॉलर का जो एक्सचेंज रेट है वो फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट पर है, जिसका मतलब होता है कि मार्केट में जो डिमांड है और सप्लाई है उसके इंटरैक्शन पे डिपेंड करता है कि क्या आपकी करेंसी का मूल्य होगा, जिसे हम एक्सचेंज रेट कहते हैं। जब रुपए की गिरती कीमत है तब डॉलर की डिमांड ज्यादा होती है, और जब भी एप्रिशिएट करता है तो डॉलर की डिमांड कम होती है। जब FIIs हमारे यहाँ निवेश करते हैं या FDI का निवेश आता है या हमारे एक्सपोर्ट्स अच्छे होते हैं तो वो रुपये को स्ट्रेंथ देते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स उसमें मदद करते हैं। वैसे ही अगर जो है हमारे जो आउटफ्लोज हैं वो ज्यादा होते हैं इंपोर्ट्स के माध्यम से या और फ्लोज के माध्यम से, तो रुपये डेप्रिशिएट करता है। तो जब भी आपने देखा होगा कि काफी ज्यादा FII फ्लोज आ रहे हैं तो रुपये एप्रिशिएट करता हुआ दिखेगा आपको, और जब सेल ऑफ करते हैं तो रुपये डेप्रिशिएट करता हुआ आएगा। ऑयल सेक्टर के शेयर्स या किसी के भी शेयर्स वो डिपेंड करते हैं कि उनकी क्या ट्रेडिंग हो रही है, और उसी के ऊपर निर्भर करता है कि उनकी क्या वैल्यू होगी। अगर इन्वेस्टर्स उनमें वैल्यू देखेंगे और उनके EBIT में वैल्यू देखेंगे तो वो उसमें निवेश करेंगे। Rupee may be a little weak vis-a-vis dollar, but it was very nice. We all Indians felt very happy when it was recognized as a logo, as a font in typing, no? Few years ago. So that gave us some recognition. All right, we have Mandeep calling us from Delhi. जी Mandeep जी, सवाल पूछें। नमस्कार मैडम, मेरा कंसर्न ऐसा है कि मैंने एक कंपनी से कुछ परचेज किया था। They have given me the GST bill. But that is not reflecting on the portal. So ultimately that company says we have closed down. I cannot give on the portal. So anything in which way you can help me in this? They taken the GST amount from me, but they have not registered. Or they have not give the portal on the portal. जी वो उन्हीं की तरफ से रिफ्लेक्ट होना चाहिए, तो आप उन्हीं को कहिए कि वो रिफ्लेक्ट करेंगे, वरना GST के अंदर ग्रीवियंस डाल दीजिए और वहां से आपको पता चलेगा कि आपका बिल क्यों नहीं रिफ्लेक्ट हो रहा। पर इसके लिए कंपनी ही अगर करे तो ज्यादा फायदेमंद होगा। गौरव गाजियाबाद से सवाल पूछना चाहते हैं। हेलो। नमस्ते मार्केट मंत्र टीम। ये कोरोना आने के बाद से थोड़ा फार्मा सेक्टर अच्छा चला, फिर IT बहुत अच्छी चली, अब शायद से ओमिक्रॉन आएगा, वो भी ऐसे ही चला गया। तो आपको किस सेक्टर में तेजी की उम्मीद है? क्या बैंकिंग और FMCG चलेंगे या कौन सा सेक्टर चलेगा? और दूसरा मैडम, व्हाट डू एक्सपेक्ट फ्रॉम दिस बजट? व्हाट रिफॉर्म्स शुड और विल गवर्नमेंट डू टू बूस्ट इकोनॉमी और टू बूस्ट कंज्यूमर कॉन्फिडेंस? व्हाट आर योर एक्सपेक्टेशन फ्रॉम दिस बजट? थैंक यू। जी देखिए, IT और फार्मा सेक्टर एक ग्रीन सेक्टर्स में माने जाते हैं। उसमें जो और सेक्टर्स अच्छे कर सकते हैं वो हैं कैपिटल गुड्स और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर्स। बैंकिंग भी अच्छा सेक्टर है और FMCG सेक्टर भी पिकअप कर सकता है। तो ये कुछ सेक्टर्स हैं जो अच्छे कर सकते हैं। कमोडिटी सेक्टर्स में जो मेटल सेक्टर है वो काफी अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं और वो भी एक अच्छी तरीके से अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। जहां पे रिफॉर्म्स की बात है, कोशिश यही की जाएगी कि जो भी पेंडेमिक की वजह से इफेक्ट हुआ है या हो सकता है उसको जो है रिकवर किया जाए और लोगों तक ज्यादा से ज्यादा राहत पहुंचाई जाए। Okay, now let's go in for a short break and we'll be back very soon. Stay tuned, friends.
बड़े भैया इस कहावत को जरा एक्सप्लेन तो करिए कि नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। सिंपल है छोटे, इन्वेस्टमेंट डांस की तरह है। अगर ध्यान से सोच समझ कर करोगे तो मस्त रहोगे, और अगर लापरवाही की बाजू वाले से भिड़ोगे। ओ तो ये बात है। हाँ छोटे, इन्वेस्ट करने से पहले पूरी जानकारी जुटाइए और बाजू वाले की नहीं अपनी अकल लगाइए। बड़े भैया अरे छोटे, भारत के सबसे बड़े स्टॉक एक्सचेंज NSE द्वारा निवेशकों के हित में जारी। सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर। मार्केट मंथ में एक बार फिर आप सभी का स्वागत। हम बात कर रहे थे शेयर बाजारों की और साथ ही साथ सवाल भी अपने श्रोताओं के लेते चल रहे हैं। साथ में विकास हमारे साथ दिल्ली से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। हेलो मैम, मैं ये पूछना चाहता था कि यूजुअली जब हम इकोनॉमीज की बात करते हैं तो जो पब्लिक डेट होता है जीडीपी के रेशो में, जिसका पब्लिक डेट ज्यादा होता है उसकी इकोनॉमी को यूजुअली अच्छा नहीं माना जाता। लेकिन अगर आप अमेरिका और जापान वगैरह की इकोनॉमी को देखो तो वहां पर 200-150% टू द जीडीपी पब्लिक डेट है, फिर भी वो इतनी अच्छी इकोनॉमीज क्यों मानी जाती है? जी देखिए, इकोनॉमीज को डेवलप्ड और इमर्जिंग और डेवलपिंग इकोनॉमीज में कंसिडर किया जाता है उनके इंडस्ट्रियलाइजेशन और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को देख करके, पर कैपिटा इनकम और आपके जो ओवरऑल एट्रीब्यूट्स हैं, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, मोर्टेलिटी रेट्स, इन सबको मद्देनजर रखते हुए, जीडीपी ग्रोथ रेट्स, इन सबको मद्देनजर रखते हुए आपकी इकोनॉमीज को डिफाइन करते हैं। तो अगर आप IMF या वर्ल्ड बैंक की कोई भी रिपोर्ट उठाएंगे उसमें आपको बहुत सारे पैरामीटर्स, मैक्रो इकोनॉमिक, सोशल और पैरामीटर्स मिल जाएंगे जिनके ऊपर इकोनॉमीज को असेस किया जाता है। All right. We are now joined by Narendra Chhabra ji calling us from Faridabad. जी नरेंद्र जी, सवाल पूछिए। नमस्कार मैम। मैम मेरा एक सवाल है। बेसिकली मार्केट में तो मैं पिछले 20-25 साल से इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, तो मैं ये जानना चाहता हूँ, अगर मैं बैलेंस शीट में कोई 4 या 5 स्ट्रेंथ पॉइंट देखना चाहूँ किसी कंपनी के, तो उसको आप प्लीज मेरे को हेल्प करेंगे कि वो प्रायोरिटी में नंबर 1, 2, 3, 4, 5 में क्या देखना चाहिए एक फंडामेंटली स्ट्रांग कंपनी के लिए? जी देखिए, सबसे पहले तो उसका क्या बिजनेस है ये आपको देखना चाहिए और उसकी क्या आगे ग्रोथ हो सकती है वो आपको देखनी चाहिए। दूसरा, आपको उसकी 5 रेशियोज जो एक्टिविटी, लिक्विडिटी, सॉल्वेंसी, प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो देखनी चाहिए। और आपको ये जरूर निश्चय करना चाहिए कि उसके जो मैनेजमेंट है वो किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है शेयर्स के अंदर, प्रमोटर का कितना स्टेक है और प्रमोटर्स का स्टेक कम तो नहीं हो रहा या उतना ही है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज जो एक कंपनीज में खासतौर पे कोविड के पीरियड में देखनी जरूरी है वो है कि जो रिजर्व है उस कंपनी का कितना है, ताकि वो कितना सर्वाइव कर सकती है किसी भी लो पीरियड को। That was a very pertinent question, and I'm sure you've answered the question of so many listeners who would have loved to ask that question कि कैसे देखें बैलेंस शीट। जी, और कंपनी पे डेब्ट्स कितने हैं, देनदारियां कितनी हैं उसकी, वो भी बहुत एक इम्पोर्टेंट जी बिल्कुल। 5 रेशियोज में डेट टू इक्विटी रेशियो भी एक इम्पोर्टेंट रेशियो है जिसको देखा जाए। जी, और ठाणे से हमारे साथ सुभाष फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। हेलो जी सुभाष जी, हाँ सवाल पूछिए अपना। हाँ मैडम, for transmission of shares held by a deceased person to his son, and the succession is undoubtful. There is no other claimant. Even though हम आपकी बात समझ नहीं पा रहे हैं, आप फिर से अगर रिपीट करें प्लीज। हेलो। हाँ जी। हाँ, my father was having some shares. Okay. In some company, in small numbers. Okay. And I am the only son, his only son. Yes. And so my succession means claim to that is undoubtful. Okay. But still I require a succession certificate issued by a court. Yes, you do require a succession certificate which is issued by the court so that the company can transfer the shares in your name. जी, इनको अपना अदालत में ये अदालत के जरिए साबित करना होगा कि मैं उनका कानूनी उत्तराधिकारी हूँ। कानूनी और आप ही अधिकारी हैं। जी। और अब रुक करते हैं एशियाई शेयर बाजारों का। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का संक्रमण बढ़ने से अर्थव्यवस्था पर प्रभाव को लेकर जारी अनिश्चितता
के कारण निवेशकों की धारणा कमजोर रहने से एशियाई शेयर बाजारों में आज कमजोरी का रुख रहा। जापान का निकेई और दक्षिण कोरिया का कोस्पी सूचकांक दोनों 0.4% टूट गए। चीन का शंघाई कंपोजिट इंडेक्स और सिंगापुर का स्ट्रेट्स टाइम्स सूचकांक 0.1% की गिरावट में रहे। वहीं दूसरी ओर हांगकांग के हैंगसेंग में 0.1% की बढ़त रही। यूरोपीय शेयर बाजारों में अंतर्दिवसीय कारोबार में मिला जुला कारोबार देखने को मिला। लंदन का FTSE 100 लगभग सपाट कारोबार कर रहा था, जबकि फ्रांस का कैक और जर्मनी का डेक्स दोनों 0.1% की बढ़त में चल रहे थे। Dr. Yamini, we see a bit of a paradox there that we see the Asian stock markets generally weaker today, but Indian economy seems to be doing very well if Sensex is any barometer on that. Are we on very strong fundamentals? That's what we always think. Well, I think the clouds of the Omicron still has an effect, but what is playing a positive role is the fact that the vaccinations are one in the process. Then they have been opened for the children. Also, there is a booster dose which is likely to be given to the frontline workers, which gives the confidence to the market and to the rest of the world that the economic recoveries, which are likely to post 9.5% GDP growth, will continue. Besides that, the high-frequency indicators, which were released last week or so, were also indicating that overall the economic recoveries are positive and are in the right direction. And that's the fact that we are a huge population and therefore a strong consumer base we have. Does that also give it, is that a factor we can... Well, the most important factor about India is that it's a domestic economy and consumption plays a very important role. So whatever we produce, we consume it. And so our population consuming it plays an important role in its economic recovery. So as and when the demands would rise in the population, automatically the industry and everything will pick up its recovery. Right. Let's take a look at the oil now. Well, oil today fell after US Airlines called off thousands of flights over the Christmas holidays amid surging COVID-19 cases, though losses were capped by hopes that the Omicron variant will have limited impact on global demand. Brent crude was trading around $76 per barrel, while WTI crude prices were at $72.70 per barrel when reports last came in. और बात हम गोल्ड की करें तो मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर फरवरी अनुबंध के लिए सोना 48,115 रुपए प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा था। मार्च अनुबंध के लिए चांदी का भाव 395 रुपए टूटकर 61,780 रुपए प्रति किलो पर रहा। न्यूयॉर्क मर्केंटाइल एक्सचेंज पर सोना गिरावट के साथ $1,806.70 प्रति औंस, जबकि चांदी $22.70 पर कारोबार कर रही थी। All right, before we close, friends, here's a look at the headlines. But before that, thank you very much, Dr. Yamini Agarwal, for joining us and giving us updates and your views on the various questions people asked. So here's a reminder of the headlines. Domestic stocks witnessed gains of around 0.5% amid mixed global cues. Sensex climbs to trade above 57,400 and the rupee appreciates to trade below the 75 rupees per dollar mark. That's all we have for you in this edition of Market Mantra. This is Lalima Neja Dang and Vishal Sharma signing off. Namaskar. बड़े भैया इस दोहे को जरा एक्सप्लेन तो करिए कि बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में हो फसाए। सिंपल है छोटे कि बिना विचार किए अगर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो बाद में पछताएंगे और लोग हंसेंगे। वो तो ये बात है। हाँ छोटे, लोगों की बातों में मत पड़िए, इन्वेस्टमेंट सोच समझ कर आज से ही करिए। बड़े भैया अरे छोटे, भारत के सबसे बड़े स्टॉक एक्सचेंज NSE द्वारा निवेशकों के हित में जारी। Market Mantra brought to you by National Stock Exchange. Market Mantra.